नेक्स्ट करते हैं, अभी आ गया अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स और अंदर प्रॉपर्टीज, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200, द परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेट इज। तो इसमें देखो आपको मैग्नेटिज्म के थोड़े छोटे बहुत फॉर्मूलेज याद होने चाहिए इस ऐसे वाले केसेस के। तो क्या होगा देखो, उसने बोला है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये ससेप्टिबिलिटी दिया है, ससेप्टिबिलिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स एम इज इक्वल टू 599, डिस्काउंट चल रहा है 599। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है आपका, एच। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है आपका, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग आई बोलते हैं, आई यहाँ पे दिया है 1200 एम्पियर पर मीटर। बस इसमें कुछ काम नहीं इतना, देखो हमारा काम इससे ही हो जाएगा। हमें पता है म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम, ओके। या तो म्यू रिलेटिव को क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू अपॉन म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स एम। तो ये म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स एम, बस इतनी ही चीज़ है। और क्योंकि हमें ये निकालना है म्यू, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ओके। तो रॉड का म्यू नॉट क्या होता है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये 1 एक्स एम कितना दिया है, ससेप्टिबिलिटी 599। तो ये अगर 600 मल्टीप्लाई करोगे 600, 4 इंटू 10⁻⁻⁷, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आ जाएगा आपको, पाई 10⁻⁷। मुझे दिख रहा है 2.4, तो मुझे इसको 2.4 में लाने के लिए 0.3 लेना, तो 3 जीरो ऊपर चलेगा, +3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा यहाँ पे 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। ये हो गया आपका टेस्ला, और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन। एट अ प्लेस ऑफ एन अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज पॉजिटिव एंड बी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप इज नेगेटिव। तो क्या होगा, कौन से पार्ट ऑफ सरफेस पे हो वो पूछा है आपको, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट आपको थियरी पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव कहाँ आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में, नेगेटिव कहाँ आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ऐसा ढूंढो, ए बी आर ऑन, दोनों नदर्न में नहीं है, दोनों सदर्न में नहीं है, ए सदर्न में नहीं है, ए इज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड बी इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये खाली इतना याद रखें, नदर्न हेमिस्फीयर में एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंगल ऑफ डिप नेगेटिव आता है। तो इससे उतना पता रहेगा तो आप कर सकते हो उसको। द रिलेशन अमॉन्ग्स्ट, क्या बोला है, द रिलेशन अमॉन्ग्स्ट द 3 एलिमेंट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नेमली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप इज। अच्छा, तो क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट v क्या हो जाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का साइन थीटा होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कॉस थीटा होता है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, h इज बी ई कॉस थीटा, v इज बी ई साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर आंसर। इतना पता ही होना चाहिए। अ थिन diamagnetic rod is placed vertically between the poles of electromagnet. When the current in the electromagnet is switched on, the diamagnetic rod is just pushed out of the horizontal position. Okay, hence the rod gains some gravitational potential energy. The work required to do so comes from current source, magnetizing field, induced electric effect due to changing magnetic field, lattice structure of the material. कैसे आया ये एनर्जी, कि वो अपने आप चल के थोड़ी ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अचीव करेगा। हम लोग ने करंट दिया, करंट की वजह से क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या लगाया, फोर्स, और हमें पता है डायमैग्नेटिक रॉड इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो रिपेल हो गया। तो मेन क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, वो कहाँ से आया, सोर्स से, करंट सोर्स। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, करंट इज द सोर्स थ्रू विच दिस एनर्जी कम्स। इलेक्ट्रिकल करंट एनर्जी से ही आया ये। कहाँ गया, ओके। इफ θ1 and θ2 are the apparent angles of dip observed in two vertical planes at right angle to each other, then the true angle of dip theta is given by, आपको इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये cot थीटा स्क्वायर जो ट्रू एंगल ऑफ डिप है इज cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। ये फॉर्मूला बेस्ड है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब xm इज नेगेटिव फॉर। ये भी आपको, ये सब आपको देखो नॉलेज वाले क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं है सॉल्व करने लायक। क्या होगा, देखो 3 सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ओके, फेरोमैग्नेटिक तीनों रहता है। डायमैग्नेटिक इज रिपेल्ड बाय, रिपेल्ड तो उसका नेगेटिव आएगा, ओके, इसका नेगेटिव आ जाएगा। फिर और पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड, थोड़ा सा पॉजिटिव, स्लाइटली लिटिल पॉजिटिव।
फेरोमैग्नेट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड मोर पॉजिटिव। अगर इसका पावर आपको देखना है तो ये हो जाए अप्रॉक्सीमेटली -1 के बराबर, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली +1 के बराबर, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली +100 के बराबर। क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टेड, थोड़ा सा पॉजिटिव, ये थोड़ा सा रिपेल्ड है, ये थोड़ा सा नेगेटिव। ओके, तो ससेप्टिबिलिटी तो नेगेटिव किसके लिए होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देयर आर 4 lightweight rod samples A, B, C, D separately suspended by thread. A bar is slowly brought near each other. A bar magnet is slowly brought near each other, and the following observation is observed. क्या किया? A is feebly repelled, B is feebly attracted, C is strongly repelled, D remains unchanged. ठीक है, feebly repelled तो डायमैग्नेटिक हुआ, ओके, ये पैरा होगा, feebly attracted, strongly तो फेरोमैग्नेटिक, और अनअफेक्टेड वाला क्या होगा? अनअफेक्टेड नॉन मैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आने पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, अगर नहीं कुछ भी हो रहा है तो वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या ट्रू है? बी इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। अभी हम लोग ने देखा, और बाकी ऑप्शंस में कुछ गलत ही दिया रहेगा। सी डायमैग्नेटिक नहीं है, वो फेरोमैग्नेटिक है। डी इज फेरो नहीं, नॉन मैग्नेटिक। ए इज नॉन मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, ये आपको पता रहना चाहिए प्रॉपर्टी है सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन क्या होता है? हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोरोसिविटी। सॉफ्ट आयरन हैज हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोरोसिविटी, ये सब खाली पता होना चाहिए आपको। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डायमैग्नेटिक एटम क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट नेट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी तो डायमैग्नेटिक होगा। नहीं तो कुछ अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो वो तो अट्रैक्ट हो जाएगा फिर मैग्नेटिक मोमेंट से। ओके, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैग्नेटिक मोमेंट नेट रहा तो उसको अट्रैक्ट नहीं होगा ना, तो टॉर्क इक्वल टू 0, मतलब फोर्स भी इक्वल टू 0, ऐसा। मतलब वीकली अट्रैक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? विच इज रिपेल्ड या फीबली रिपेल्ड, थोड़ा सा रिपेल होता है। इसलिए देखो, ये थोड़ा सा रिपेल होता है, इसे -1, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है +1, बस। माइनस साइन इंडिकेट करता है ये रिपल्शन, प्लस साइन इंडिकेट करता है अट्रैक्शन, और ये प्लस साइन इंडिकेट करता है ज़्यादा अट्रैक्शन 100 टाइम्स, तो ये 0 होना चाहिए। इफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, it is repelled by north pole, attracted by south pole, no, it is attracted by both pole, it is repelled by both pole। कोई भी पोल रहने दो वो रिपेल ही करेगा। Curie's temperature is a temperature above which ferromagnetic substance becomes paramagnetic material। यही है, ये क्यूरी टेम्परेचर का वही है कि क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है उसके बाद आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, nickel shows ferromagnetic property at room temperature. If the temperature is increased beyond Curie temperature, it will show। अभी हम लोग ने पढ़ा ferromagnetic substance after Curie temperature, beyond Curie temperature turns into a paramagnetic substance। 23 का हो जाएगा D। 24 क्या बोला है? If the magnetic dipole moment of an atom of a diamagnetic material, paramagnetic material and a ferromagnetic material are denoted by mu s d है क्या वो? म्यू डी, डायमैग्नेटिक का म्यू डी, फिर पैरामैग्नेटिक का म्यू पी, और म्यू एफ दिया फेरोमैग्नेटिक का। तो क्या इक्वल 0 इक्वल क्या होगा यहाँ पे? ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल का आपको पता है XM आ गया नेगेटिव, तो म्यू क्या आ जाएगा? म्यू हो जाएगा 1 + XM, हमें पता है, तो हो जाएगा 1 - 1 होगा 0। तो डायमैग्नेटिक आ गया 0। तो और कितना ऑप्शन दिख रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता नॉन ज़ीरो, फिर डायमैग्नेटिक, अभी पैरा, और फिर ये भी नॉन ज़ीरो है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए या सी रहेगा। ओके, नाउ फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें XM नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं रहेगा ना, ऑब्वियसली पैरा का 0 नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें XM का 1 + XM का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो आएगा डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। मिनिममली 1 लोगे तो भी 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। फेरोमैग्नेटिक नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ मैच कर रहा है, ये 0 हो नहीं सकता, तो ए ही रहेगा। According to Curie's law, the magnetic susceptibility of a substance at an absolute temperature T is proportional to, magnetic susceptibility is inversely proportional to T, ये Curie बोलता है। और आपने बोला कि XM is equal to 1 - T/Tc, ये Curie टेम्परेचर। अगर Curie टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगा, जो कि फेरोमैग्नेटिक को चेंज कर देगा पैरा में। हमें पता है फेरोमैग्नेटिक का अप्रोक्सीमेटली 100 रहता है, पैरा का रहता है 10 या 1 रहता है। तो अब यार क्यूरी टेम्परेचर, उसने बोला ना बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर, मतलब क्यूरी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये डिनोमीटर थोड़ा कम हो जाएगा, टेम्परेचर में से कुछ टेम्परेचर माइनस और डिनोमीटर कम, मतलब ये XM डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो T - TC ये पूरा नेगेटिव वैल्यू आएगा,
ये ऊपर आएगा, मतलब ये घट जाएगा, आपको ये याद रखना है बस। तो 1/TC, 1 ये हो जाएगा, 1/T से प्रोपोर्शनल होता है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स परपेंडिकुलर टू फील्ड और फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड, फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड इन नन ऑफ द डायरेक्शन। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड। देखो अगर ऐसा सब्सटेंस, ऐसा जगह है यहाँ पर पूरा मैग्नेटिज्म है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पोल्स है, नॉर्थ और साउथ समझ लो। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कहाँ जाएगा, इधर जाने को, इधर या इधर। देखो इधर जाएगा तो बहुत मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी बहुत मैग्नेटिक, क्योंकि पोल्स पे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है। इधर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड है बट थोड़ा सा कम है, तो चल जाएगा, चल जाएगा। ओके, तो इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। यही उल्टा हो जाएगा फॉर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मूव फ्रॉम वीकर टू, वीकर से हो जाएगा कि क्योंकि उसे तो अट्रैक्ट होना है ना, अट्रैक्ट होना है इसीलिए। कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू अ जियोमेट्रिक पोल, जियोमैग्नेटिक पोल। जियोमैग्नेटिक पोल मतलब अपना अर्थ का नॉर्थ पोल या साउथ पोल। इट विल बिकम रिजिड एंड शो नो मूवमेंट, इट विल स्टे एट एनी पोजिशन, इट विल स्टे एट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट विल स्टे एट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ओनली, इट विल स्टे एट एनी पोजिशन, एनी पोजिशन पे स्टे करेगा। क्यों ऐसा होगा, उसके लिए हमें अर्थ का स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखना पड़ेगा। देखो ये हो गया अर्थ का पोल, ये सब मैंने आपको मैग्नेटिज्म के अपने वीडियो में बताया है। अर्थ का पोल हो गया, ये हो गया अर्थ का इक्वेटर, ये हो गया अर्थ के पोल्स। जब भी आप पोल पे जाओगे आपका हमेशा, और आपका मैग्नेटिक पोल किधर रहता है, ये नॉर्थ इक्वेटर, नॉर्थ है, ये साउथ है और ये इक्वेटर है। तो ये आपका मैग्नेटिक कहाँ रहता है, मैग्नेटिक रहता है आपका इधर, मैग्नेटिक साउथ, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, ऑपोजिट में रहता है। और इनके बीच का इंक्लिनेशन 11 डिग्री है, सब मैंने बताया उसमें। तो क्या होगा ना, जब भी आप पोल्स पे चले जाओगे, या तो नॉर्थ या तो साउथ, पोल्स पे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि आपका मैग्नेटिक नीडल, आपका बी हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा। देखो हर पॉइंट पे आपके दो कंपोनेंट बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ के पूरे मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे। इक्वेटर पे, सॉरी नॉर्थ पोल्स पे सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा बी वर्टिकल। आप ऐसा समझो कि ये बी वर्टिकल सेंटर की तरफ रहेगा, बी हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा बी वर्टिकल रहेगा। इक्वेटर पे जाओगे पूरा का पूरा रहेगा बी हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल 0 हो जाएगा। यहाँ पे बी वी इक्वल टू 0, बी एच इक्वल टू पूरा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे नॉर्थ या साउथ पोल की बात करो अगर, तो बी वी इज इक्वल टू पूरा बी हो जाएगा, बी एच होगा आपका 0। सिंस इधर बी वी इज इक्वल टू पूरा बी है और आपका, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड को इधर रखा हॉरिजॉन्टल में, आपका मैग्नेटिक नीडल को, और लग रहा है बी वी, तो कोई भी परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स क्या उसको चेंज कर सकता है क्या? इसके मतलब हमें पता है दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स अलग है, जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी, आपसे आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अपना अपना काम करते हैं। तो ये इसको चेंज नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो एक ही इधर भी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। इस अगर इसके तरफ लेके आओगे आप, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो आपको देखने मिलेगा डिफ्लेक्शन। ओके, तो इट विल स्टे एट एनी पोजीशन फॉर दिस केस, अगर आप मैग्नेटिक पोल्स पे चले गए तो। ओके, अ वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन हैज अ स्मॉल बार मैग्नेट, द मैग्नेट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। ये आ गया वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटोमीटर का। In Earth's horizontal magnetic field of 24 microtesla. If the horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to Earth's field, placing the current carrying wire, the new time period would be. इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला? तो ये वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज बी हॉरिजॉन्टल अपॉन आई इंटू एम बी। वेट अ मिनट, ये तो आपका हो गया टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर का। क्या होता है इसका फॉर्मूला? पूरा फॉर्मूला लिखते हैं फिर देखेंगे क्या किससे प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आई बाई एम बी एच, ये होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ गया आपका बी, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ बी एच। मोमेंट तो सेम ही रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट और इनर्शिया सेम रहेगा क्योंकि एक वही बार मैग्नेट है, तो उसका तो सेम है। तो टाइम पीरियड इसके प्रोपोर्शनल है T1 T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BH2 अपॉन BH1। अभी हमें क्या बोला है देखो, पहले के केस में टाइम पीरियड था 2, दूसरे के केस में हमें T निकालना है। पहले केस में अर्थ का फील्ड कितना था 24 माइक्रोटेस्ला, ठीक है। दूसरे फील्ड में क्या हो गया, व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रोटेस्ला इज प्रोड्यूस्ड ऑपोजिट टू अर्थ्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर समझो 24 है, मैग्नेटिक फील्ड इधर 24 है, आपने ऑपोजिट में डायरेक्शन क्या 18
ऑपोजिट टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, अगर कुछ वायर रख दिया किस प्लेस पे, उसी प्लेस पे वायर रख दिया तो उसकी वजह से 18 माइक्रो टेस्ला इधर आ गया, तो नेट कितना बचा अभी 66, नेट बचा 6 माइक्रो टेस्ला कैंसिल, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो टेस्ला टेस्ला बचेगा। 4/t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर कर दिया तो 4t²/1/4, तो t² क्या हो जाएगा 16, t हो गया आपका 4। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 1 जा 4 जा 4 का अंडर रूट 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 सेकंड विल बी द आंसर। 2 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m and 2m are placed in a vibrational magnetometer with their identical poles on the same side. The time of vibration of is t1. The magnet is placed now opposite poles together. The time period is t2. कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इक्वल है क्या, वो पूछा है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट ऑफ i अपॉन m/h। इस केस में आपका क्या चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं की तो वो चेंज नहीं होगा, तो ये इट विल बी कांस्टेंट, 2π विल बी कांस्टेंट, तो t1/t2 वुड बी। देखो अगर हम लोग ने दोनों को ऐसा रखा कि दोनों का सेम पोल्स इन सेम आइडेंटिकल पोल्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब इसका नॉर्थ, इसका साउथ, तो डाइपोल मोमेंट इधर से इधर, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या ऐड हो जाएगा, क्या मोमेंट इनर्शिया देखो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर देखें, बाद में रेशियो लेंगे, फर्स्ट वाले के लिए देखें तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, आइडेंटिकल है, 2 मैग्नेटिक मोमेंट आइडेंटिकल है, ऐसा कुछ हमें बोला नहीं है, तो चलो 1 2 ले लेते हैं, m1 प्लस m2 हो जाएगा इस केस में। टाइम पीरियड 2 क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ने ऐसा रखा कि इधर नॉर्थ इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, तो हमें आइडेंटिकल नहीं बोला है, आइडेंटिकल बोलते तो कैंसिल m1 m2 कैंसिल होता था, आइडेंटिकल नहीं बोला तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट होगा, ये ऑपोजिट वेक्टर्स है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अगेन एडेड क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको कैसे भी रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आएगा ही। ओके, तो m1 माइनस m2 ले लेते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट। ओके, अगर 2π आएगा ना इधर, 2π से 2π कैंसिल, ये जाएगा इससे, तो t1/t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट m1 प्लस m2, ये हो गया। अभी t1 वाला, ये वाला जो आपका कंपोनेंट है वो छोटा वाला है, तो t1 इज स्मॉलर। ओके, t1 इज स्मॉलर, t2 के सामने क्या आ रहा है, बड़ा वाला कंपोनेंट, तो t2 इज बिगर, डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका भी डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, तो t2 इज बिगर, t2 इज ग्रेटर देन, ये 29 का गया C। For protecting a sensitive equipment from external electric arc, it should be wrapped with insulation around it with when a current is passing, placed inside an iron can, placed in a fine copper sheet, placed inside an aluminum can। आप क्या करोगे, उसको आयन कैन में डाल दोगे, क्यों, आपने पढ़ा है आयन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आयन कैन या कुछ ही इसमें रख दोगे, तो समझो ये आयन का कैन बना हुआ है, इसका कुछ अंदर, इसके अंदर आपने कोई जो भी चीज़ आपको प्रोटेक्ट करनी है वो रख दिया, तो क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और अपने से ही अंदर जाने, मतलब समझो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ दैट कैन, तो क्या आएगा, आयन आ जाएगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये यहाँ से हो के वहाँ से फिर वापस इधर जाएगा, ऐसा जाएगा, तो आपका ये वाला जो अंदर की चीज़ है वो बच गई क्योंकि मैग्नेटिक सेंसिटिव है, तो हम लोग ऐसे ही प्रिजर्व करते हैं उसको। ओके, a bar magnet is oscillating in Earth's magnetic field with time period t. What happens up to the period of motion is the mass is quadrupled, मतलब 4 times हो गया, mass same हो गया, 4 times हो गया, तो कुछ फर्क पड़ेगा, देखते हैं, यही फॉर्मूला आएगा क्या, यही फॉर्मूला आएगा, टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट ऑफ I/bm। नाउ हमें पता है क्या है, 2π तो चलो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात नहीं की तो वो छोड़ो, हॉरिजॉन्टल से है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ I है। अगर मास क्वाड्रपल्ड हो गया, मतलब I क्या होता है mr², अगर वो उसको बार मैग्नेट को हम लोग अगर रॉड मान लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेंटर शुड बी ml²/12, ये होना चाहिए ml²/12। अगर हम लोग ने पहला इनर्शिया था I, पहला मास था m, अब इसको 4m कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या 4i हो जाएगा, पहले वाले का 4i हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, कितना बड़ा 4i बढ़ गया, तो उसका अंडर रूट ले लो, देखो वापस करके बता देता हूँ मैं, अगर आपको ओरली नहीं समझा, क्योंकि ये तो छोटी सी चीज़ है और ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें क्या पता चल गया अब तक, वापस थोड़ा कर लेते हैं, हमें पता चल गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मतलब मास इज क्वाड्रपल्ड, मतलब 4 टाइम्स हो गया उसका, ट्रिपल्ड, क्वाड्रपल्ड, पेंटाप्ल्ड, ये सब ये वर्ड हम लोग रेयरली सुनते हैं क्वाड्रपल्ड, फिर भी
टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टाइम 1 बाई टाइम 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले कितना था आई, अभी कितना हो जाएगा 4i, क्योंकि हमने देखा पहले समझो ml स्क्वायर बाई 12 था, अभी हो गया 4m हो गया, और ये ml स्क्वायर बाई 12 को हम लोग i लिख सकते हैं, तो 4i हो गया, तो यहाँ से ये चला गया, यहाँ आ जाएगा 2, t1 हमें कितना दिया है, t1 दिया है 2 सेकेंड्स, सॉरी t1 जो भी दिया है t दिया है 2, सॉरी t दिया है और t2 इज इक्वल टू 1/2, तो t2 क्या हो जाएगा 2t, मतलब 2 टाइम्स हो गया, तो न्यू मोशन रिमेन सिंपल हार्मोनिक ओनली, वही होगा, खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2t, हाफ नहीं होगा 4 नहीं होगा, आपको खाली रेशियो निकालना है। 4 अगर आप गलती से टिक कर दोगे, क्यों गलती से हो जाएगा, क्योंकि आप अंडर रूट भूल जाओगे, 4i का अंडर रूट होगा तो 2 आएगा, ओके, तो 2 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा, ओके। तो यही थे सिंपल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है।